पार्टी का 16वां दिन 16वां चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। आते हैं सीधे हम लोग टॉपिक पे। जिनको एससीईआरटी से प्यार है तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल पे जो बुक यूट्यूब पे प्ले लिस्ट बना करके 1 से लेकर के 15 तक डाला गया है। आप उस पर जाकर देख सकते हैं और 16वां आज अपलोड कर दिया जाएगा। और गूगल पे जो बुक डाला हुआ है एससीईआरटी का 16वां चैप्टर का, वो थोड़ा ब्लर है और लिखावट थोड़ा बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए ये पीपीटी उसी से संशोधित करके बनाया गया है। आपको अच्छा लगेगा। आते हैं सीधे टॉपिक पे। एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है क्वेश्चन, उसी को लाया गया है। क्लियर है? आते हैं सीधे टॉपिक पे। क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिएगा, जल के मुख्य रूप से 3 स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं? 3। भूजल है, सतही जल है और वर्षा जल। क्लियर है? कितने जल है? भूजल, सतही जल और वर्षा जल। क्लियर है? इसको आगे देखते हैं। आगे कहता है क्या चीज? ये जो है जल, क्या है? कहता है जल के कई प्रकार होते हैं। मतलब ये जो जल के होता है कई प्रकार, मतलब क्या चीज के? स्रोत के। क्या चीज? स्रोत के कई प्रकार होते हैं। जैसे इस स्रोत जो होता है वर्षा से होता है, नदियां से, झीले से, तालाब से, समुद्र से, महासागर से, झरने से, हिमनद से, भौम जल से और कुएं से। क्लियर है? आगे देखते हैं। कहता है नदियों, झीलों, झरनों और तालाबों का पानी ताजा पानी कहलाता है। क्या कहलाता है? ताजा पानी कहलाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे कमल के फूल बताइए ताजे पानी में खिलता है, हाँ या ना में जवाब देना है आपको। आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्षा, भूजल और सतही जल पानी के मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत कहने का मतलब जो होता है वर्षा, भूजल और सतही जल, वही चीज रिपीट हो गया है। फिर कहते हैं सूखे के समय में वर्षा जल इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी का लेयर कहाँ चला जाता है? नीचे। चलिए आगे देखते हैं। कहता है नदियों और झीलों जैसे सतही जल स्रोतों से मिलने वाला पानी सूखे में कम हो जाता है। सूखे में कम हो जाने का मतलब, जैसे नदी नाला में देखिएगा बरसात के समय में पानी भरा पड़ा रहता है, और जैसे जैसे गर्मी आता है वैसे वैसे पूरा सूखा हुआ रहता है, पूरा धूल उड़ते रहता है उसमें। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है सूखे से भूजल का भंडार भी कम हो जाता है। भूजल का भंडार क्या होता है? कम जाता है, क्योंकि पूरा लेयर का नीचे चला जाता है। नीचे जाने का मुख्य रीजन एक और भी है, बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हम लोग पेड़ काटना बंद कर ही नहीं रहे, लगाते नहीं है लेकिन काटते जरूर है। क्लियर है? फिर कहता है हालांकि सतही जल जितना तेजी से नहीं, मतलब कि देखिएगा, कहता है सूखे में भूजल भंडार भी कम हो जाता है। जो भंडार किया हो रहता है क्या होता है? कम हो जाता है। तो क्या क्वेश्चन बनेगा, जिसका आयतन, मतलब जिसका आयतन ज्यादा होगा, क्या रहेगा? ज्यादा होगा। ठीक है? वो वाष्पीकरण ज्यादा जल्दी हो जाएगा। जिसका आयतन कम रहेगा वो वाष्पीकरण लेट से होगा। क्लियर है? फिर कहता है कि जल वृंत को फिर से भरने के लिए बारिश न होने पर और पानी निकाले जाने पर जल का स्तर धीरे धीरे क्या हो जाता है? धीरे धीरे कम हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है जल के प्राकृतिक स्रोत में से नदियां, झीलों, झरनों और तालाबों का जल, साथ ही भौम जल ताजा जल कहलाता है। क्लियर है? एक बार और इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता का चीज है कि जल के प्राकृतिक स्रोत में से नदियां, झीलों, झरनों और तालाबों का जल, साथ ही भौम जल ताजा जल कहलाता है। क्लियर है? फिर कहता है वर्षा जल शुद्ध जल का क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। जैसे वर्षा जल जो होता है प्योर होता है। क्लियर है? कब? जब
मान लिया जाए यहाँ पोल्यूटेड एरिया है, पूरा पोल्यूशन से भरा हुआ है, ठीक है। और जब वर्षा हो रहा है उसको कलेक्ट करेंगे तो पानी हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन कंटिन्यू वर्षा हो रहा है, मतलब एक दिन दो दिन कंटिन्यू वर्षा हो रहा है, तीसरा दिन से जो पानी पिएंगे वो एकदम प्योर पानी होगा। क्लियर है। फिर कहता है यह पानी की बूंदों के सीधे संघनन से बनता है। किससे बनता है? इसीलिए प्योर होता है। क्लियर, इसीलिए ही प्योर होता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है जल वाष्प। अभी जस्ट बताए हैं, मान लीजिए ऐसे करके बड़ा सा परात रखूं, इसमें ढेर सारा हम क्या रखे हैं? पानी रखे हैं। क्या रखे हैं? ढेर सारा पानी। अब ये वो ऐसे करके हम वो टब लिए हैं थोड़ा सा, ठीक है, बाल्टी टाइप का। अब मान लीजिए, अब कहेंगे इसमें से ज्यादा जल्दी जल सूखेगा, इसमें से जल वाष्प ज्यादा जल्दी होगा। तो जिसका बोले हैं जिसका आयतन ज्यादा होगा उसी में जल वाष्प ज्यादा जल्दी हो जाएगा। क्लियर है। इसमें से उड़ जाएगा जल्दी, इसमें से कम उड़ेगा। क्लियर है। फिर कहता है पानी की गैसीय अवस्था है, यह अदृश्य गैस होती है। तो बताइए गैस मिश्रण, गैस में मिश्रण होता है कि नहीं? तो नहीं होता है, गैस में मिश्रण नहीं होता है, तभी तो गैस कहलाता है। फिर कहता है वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवाष्प की सॉरी, जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहता है जलवाष्प का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, क्या गैस होता है। क्लियर। फिर कहता है पृथ्वी के वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा लगातार बदलती रहती है। तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे हीट जो होता है बरकरार हमेशा एक ही तरह का नहीं होता, इसलिए बदलते रहता है, कभी ज्यादा कभी कम होते रहता है, इसलिए नहीं बदलता है। क्लियर है। फिर कहता है जल वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन की प्रक्रियाओं से बनता है। क्लियर है। जैसे जल वाष्प, जल का वेपराइज करना, उड़ जाना, ठीक है, जल वाष्प, वाष्पीकरण, और क्या चीज था? ऊर्ध्वपातन। जानते हैं ये सब, इसका वीडियो शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। इस सब का प्रैक्टिकल करके डाला हुआ है, खास करके किसका? ऊर्ध्वपातन का। जैसे डायरेक्ट ठोस से किसमें बदल जाता है? गैस के रूप में बदल जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं। आई तो जलवाष्प और वाष्पीकरण आप लोग बहुत आसानी से जानते ही होंगे, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर कहता है क्या चीज? गीले कपड़े से पोंछने के बाद ब्लैक बोर्ड सूख जाता है क्योंकि पानी वाष्पित हो जाता है। क्लियर है। जैसे पानी लिए, ब्लैक बोर्ड मान लीजिए, इसी को ब्लैक बोर्ड मान लेते हैं, इसको ऐसा करके पोंछ दिए, ये क्या हो जाएगा? थोड़ा देर बाद वातावरण के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आ जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद पूरा वातावरण जैसा रहेगा उतना जल्दी सूख जाएगा। मान लीजिए नमीदार रहेगा तो नहीं सूख पाएगा, और पूरा क्या रहेगा? शुष्क रहेगा तो सूख जाएगा। फिर कहता है इस घटना को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे हम बोर्ड, मान लीजिए कोई कपड़ा लिए हैं, भिगा करके बोर्डवा को ऐसे करके क्या कर दिए? पोंछ दिए। पोंछने के बाद उसमें पानी का लेयर एक जम जाता है, और जमने के बाद क्या होता है? जमता नहीं, उस पर लग जाता है, बोल सकते हैं। इस घटना को हम क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। जब पनिया उड़ जाएगा तो बोलेंगे वाष्पीकरण। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है वर्षा जल सूर्य की उपस्थिति में जल जल के संघनन से बनता है। फिर क्या कहता है? वर्षा जल जो है सूर्य की उपस्थिति में जल के संघनन से बनता है। मान लीजिए धरती पर पानी है पहले से, अब धूप आया, धूपा की वजह से क्या होगा? हीट होगा, हीट हो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद ऊपर चला जाएगा गैस के रूप में, और फिर संघनन होकर क्या होगा? वर्षा होगा। फिर कहता है वही संघनन से बनता है। क्लियर है। फिर कहता है वर्षा जल नदियों, महासागरों और अन्य सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खुले जल स्रोतों से पानी के वाष्पीकरण से आता है। क्लियर है। किससे आता है? वाष्पीकरण से आता है। फिर कहता है शुद्ध जल में केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, महावीवीआई। ठीक है। क्या है? महावीवीआई। शुद्ध जल में केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। क्लियर है। आगे कहता है शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। फिर कहता है जो ना तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तो ये क्या होता है? तो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। फिर कहता है शुद्ध जल नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों से मुक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो शुद्ध जल होना जो होता है नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों से क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं।
फिर कहता है पृथ्वी के वायुमंडल में, हम लोग का जो सरफेस है, सतह है, जो वायुमंडल है चारों बगल, क्या कहता है, फिर कहता है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा लगातार बदलती रहती है। बताइए क्यों बदलती रहती है? क्योंकि वातावरण एक जैसा नहीं रहता है। मान लीजिए मॉर्निंग में थोड़ा ठंडी रहता है, और फिर जैसे जैसे धूपा चढ़ते मतलब सूर्य ऊपर चढ़ते रहता है, उसके बाद गर्मी बढ़ते रहता है, फिर शाम होते होते क्या होता है, टेम्परेचर घट जाता है। तो उसी प्रकार से भी क्या हो जाएगा, बदलते रहेगा तापमान। फिर कहता है जल वाष्प, फिर कहता है जी जल वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन की प्रक्रियाओं से बनता है। फिर कहता है जल वाष्प वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आता है। क्या कहता है, जल वाष्प वर्षा, जल वाष्प, जल जो है वाष्प बन के चला गया ऊपर, फिर संघनन हो गया, आ जाएगा, फिर धरती पर आएगा। वही कहता है वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आता है। फिर कहता है जल वाष्प की मात्रा को मापने के लिए क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर। फिर कहता है नम थर्मामीटर, क्या चीज, थर्मामीटर, या हाइग्रोस्कोपिक सामग्री का इस्तेमाल किया, हाइग्रोस्कोपिक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है पानी को अक्सर, क्या कहता है, पानी को अक्सर सार्वभौमिक विलायक, सार्वभौमिक विलायक मतलब कहने का मतलब उसमें हम कुछ भी मिला सकते हैं तो मिल जाएगा। क्लियर है? मिलाने वाला चीज, ऐसा नहीं कि कंकर बालू मिलाएंगे थोड़े मिलेगा। फिर कहता है, कहा जाता है क्योंकि इसमें कई तरह के पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सबे घोल सकते हैं। फिर कहता है यह उन्हीं से जीवित जीवों और विभिन्न क्या चीज है, औद्योगिक प्रक्रियाओं में रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। क्या चीज, रासायनिक। क्लियर है? फिर कहता है, आगे देखते हैं, आगे कहता है जल के स्रोत। तो मान लीजिए जल के स्रोत का विवरण एगो दिया है, तो ये चीज याद रखिएगा, एगो विवरण, जल का स्रोत, और ये क्या चीज, सामान्य उपयोग। आगे हम ऐसा ही करके देखते जाएंगे। तो जल के स्रोत क्या है, जल सतही जल स्रोत। तो आप देखते हैं सतही जल स्रोत तक कहता है जैसे क्या चीज, नदियां, झीलें, और क्या चीज, जलाशय जैसे जल की निकाय, इसी की हम क्या कहेंगे, सतही जल। ये विवरण दे दिया है। ठीक है, तो सतही जल के क्या हो जाएगा, उदाहरण। फिर आगे कहता है सामान्य उपयोग। तो मान लीजिए इसका उपयोग क्या करेंगे, पेय करने के लिए, मतलब पीने के लिए। ठीक है, फिर सिंचाई करने के लिए, उद्योग और मनोरंजन करने के लिए। मतलब अभी होली आ रहा है, होली में कची पनिया में रंग मिलाएंगे, डालेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है कची, अब यहाँ जस्ट हम अभी क्या बोले थे याद रखने के लिए, यहाँ जल स्रोत याद रखिएगा, विवरण याद रखिएगा, सामान्य उपयोग याद रखिएगा। क्लियर है? तो देखिएगा जल स्रोत ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा का चीज उपयोग, ये हो जाएगा विवरण। क्लियर है? तो कहता है भूजल। तो भूजल मतलब यह पृथ्वी के सतह के नीचे जल वृंतों में संग्रहित जल है, जिसे कुओं के माध्यम से निकाला जाता है, पंप के माध्यम से निकाला जाता है, चापाकल के माध्यम से निकाला जाता है। क्लियर है? अब यहाँ देखते हैं इसका उपयोग, तो ग्रामीण एवं शहरी जल आपूर्ति के लिए किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कहता है वर्षा का पानी, क्या, वर्षा का पानी। तो विवरण देख लेते हैं। तो वर्षा को विभिन्न प्रयोजनों के लिए एकत्रित और संग्रहित किया जाता है। क्लियर है? फिर कहता है इसका उपयोग सिंचाई, शौचालय, क्या है, फ्लशिंग, पीने। फिर कहता है जब उपचारित हो, मतलब जब हमारा प्रयोग करने में काम आए। ठीक है, जब हमारा मन करे प्रयोग करने का। डिसेलिनेशन कहता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब समझ गए, जैसे कि मान लीजिए जड़ है, क्या है, जड़ है, अब मान लीजिए तना है, क्या है, मान लीजिए जड़ है, ऐसे करके मान लेते हैं जड़ है ढेर सारा। ठीक है, जड़ है, आई पौधा है, कोई पेड़ है। ठीक है, पेड़ है, यहाँ तना में ऐसे करके ले जाता है, यहाँ पानी, कोई मान लीजिए यहाँ नारियल है, ये क्या चीज है, नारियल है। तो नारियल में पानी किसी के वजह से जाता है, यहाँ से खिंचा करता है, तो ऑस्मोसिस, जिसको हम परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। क्लियर है? तो यही कहता है डिसेलिनेशन। तो कहता है रिवर्स ऑस्मोसिस जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग करके समुद्री जल को मीठे पानी में क्या किया जाता है, परिवर्तन। फिर कहता है इसका उपयोग देखते हैं। तो जल की कमी वाले तटीय क्षेत्र में, तो मान लीजिए जहां मीठा जल की कमी है, तो इसको हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करके पीते हैं। फिर कहता है प्राकृतिक झरने, मतलब जो नेचुरल तरीके से बने हुए झरने तो प्राकृतिक ही होते हैं। तो देखिए विवरण तक कहता है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले
मीठे पानी के स्रोत भूमिगत जल वृंतों के सतह की ओर प्रभावित करता है। तो मान लीजिए ऐसे करके झरना आता है और यहाँ से पानी ऐसे करके गिरता है, तो यहाँ मान लीजिए कुछ नहाने वाला लगल है तो आदमी मजा लेता है नहा करके, और फिर ये कहाँ जाता है, सतह पर जाता है। तो इसका क्या देखते हैं उपयोग, पे मतलब पीने के लिए, कृषि, फिर कहता है स्थानीय आपूर्ति के लिए। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है क्या चीज, ग्लेशियरों, क्या चीज, ग्लेशियरों। तो इसका विवरण देख लेते हैं। तो ग्लेशियरों मतलब जमा हुआ होता है, क्या होता है, जमा हुआ होता है, भयानक जमा हुआ होता है, क्लियर है। फिर कहता है ग्लेशियरों ठोस के रूप में मीठे पानी के विशाल भंडार है जो पर्वतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्लियर है। अब देखते हैं इसका उपयोग नदी और झीलों में क्या चीज योगदान देता है, क्या देता है, योगदान देता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है वायुमंडलीय जल, क्या है, वायुमंडलीय जल। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। एससीईआरटी का क्लास 6 का 16वां चैप्टर पीपीटी मतलब खुद से तैयार किया हुआ है, क्योंकि बुक का प्रिंट जो होता है क्या है, पूरा बहुत नेट पर दिया हुआ बहुत ज्यादा खराब है, क्लियर है। इसको खुद से बनाया हुआ है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट एंड शेयर करें, ठीक है। फिर कहता है कच्ची हवा में जल वाष्प निकालना कच्ची है उपयोग के लिए उसे तरल रूप में क्या करता है, संघनित करता है। क्या चीज, विवरण है। कहता है हवा से जल वाष्प निकालना, फिर कहता है उपयोग के लिए उसे तरल रूप में। मान लीजिए यहाँ हवा है, यहाँ से अवशोषण करते हैं, जैसे नाक होता है, कभी कभी ठंडी के समय में हम सांस लेते हैं तो नाक में पानी नहीं जम जाता है, वही प्रक्रिया है, मतलब पानी गिरने लगता है। फिर कहता है आर्द्र क्षेत्रों मतलब उपयोग है, मतलब आर्द्र क्षेत्रों में उभरती हुई क्या चीज, प्रौद्योगिकी। कहता है आर्द्र क्षेत्र में उभरती हुई प्रौद्योगिकी, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है पुनर्चक्रित पुनः प्राप्त एक ही चीज है, ठीक है। कहता है जल, पुनः प्राप्त जल। फिर कहता है विवरण उपचारित अपशिष्ट जल का क्या है, गैर पे प्रयोजनों के लिए पुनः उपयोग किया जाता है। मतलब मान लीजिए हम कोई चीज जैसे कि हवाई जहाज में जाते हैं, हवाई जहाज में क्या होता है, पानी रीयूज किया जाता है, क्या किया जाता है, रीयूज किया जाता है, क्लियर है। ताकि उसको टैंक टैंक को क्या करने में, टैंक को खाली करने में, भरने में बहुत क्या खर्च आता है, इसलिए उसको पानी को ही यूज किया जाता है। समझ सकते हैं, पूरा खुल के नहीं बोल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है इसका क्या चीज, सिंचाई, औद्योगिक की प्रक्रियाएं और शीतलन के लिए, ठीक है, पुनः चक्रण किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता क्या चीज है, फिर कहता है पृथ्वी पर मौजूद पानी का करीब कितना, 96.5 मतलब 96.5% हिस्सा महासागरों में है, क्या है, महासागरों में है। फिर कहता है पृथ्वी की सतह का करीब 71% हिस्सा पानी से क्या है, ढका हुआ है। चलिए इसका आगे देखते हैं। फिर कहता है पृथ्वी पर मौजूद पानी भूमिगत और पृथ्वी की सतह पर फैला, क्या चीज, पृथ्वी का चीज बोल रहा है, पृथ्वी पर मौजूद पानी भूमिगत और पृथ्वी की सतह पर फैला हुआ है, क्लियर है। तो जानबे करते हैं पूरा एरिया कितना 71% पानी से घिरा हुआ है, बाकी बचा क्या है, स्थल है, बंजर भूमि है। फिर कहता है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में करीब 61%, कितना, 61% पानी है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में करीब कितना, 81% पानी है। ये सब डाटा क्या करना है, याद करके रखना है। फिर आगे कहता है, आगे कहता है पृथ्वी पर मौजूद पानी नदियों, झीलों, समुद्रों और महासागरों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर ताजा पानी बर्फ या ग्लेशियरों में क्या होता है, जमा है, मतलब कि पूरा एकदम भयानक टाइप से जमा हुआ है, ज्यादा धूप होता है तो गलने लगता है। फिर कहता है पृथ्वी पर मौजूद पानी जीवन के लिए जरूरी है, क्लियर है। जीवन के लिए मतलब हम लोग पिएंगे नहीं तो जिंदा कहां से रहेंगे। फिर कहता है और ग्रहों पर रहने योग्य वातावरण बनाने में भी क्या करता है, मदद करता है। मान लीजिए पेड़ पौधा को पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेंगे, हम लोग प्राय खत्म हो जाएंगे, क्लियर है, जीव जंतु मर जाएंगे। फिर कहता है पृथ्वी पर मौजूद पानी की कमी की वजह से पानी का क्या हो जाएगा, संरक्षण करना क्या है, जरूरी है। पृथ्वी पर क्या चीज मौजूद, पानी की कमी। तो मान लीजिए हम लोग नल खोल के छोड़ देते हैं, उसको बचा सकते हैं अच्छा से, क्लियर है।
पानी को ज्यादा मिसयूज नहीं करेंगे तो बचेगा ही। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए पुनः चक्रण है, क्या चीज है? पुनः चक्रण। चलिए अब देखते हैं जल चक्र का क्या है प्रोसेस, क्या है जल चक्र का प्रोसेस है, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। फिर कहता है जी पृथ्वी पर पानी के लगातार चक्कर लगाने की प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। मतलब मान लीजिए पृथ्वी पर यहाँ पानी है, मान लीजिए पहले क्या है सोर्स, मतलब कि मान लीजिए हम क्या भूमि से पानी को निकाले हैं और बाहर स्टोर है, ठीक है, दो ही चीज है, धरती से निकाले हैं नहीं तो वर्षा हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वाष्प वाष्प बन करके क्या हो जाएगा, जल उड़ जाएगा और ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, बादल बन जाएगा। अब बादल फिर संघनन होकर फिर वर्षा होगा, तो यही प्रक्रिया कंटिन्यूअस क्या रहती है, जारी रहती है। फिर कहता है इसे हाइड्रोलॉजिकल चक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को, हाइड्रोलॉजिकल चक्र भी कहा जाता है। फिर कहता है इस चक्र में पानी की मात्रा अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। फिर कहता है नेक्स्ट, लेकिन पानी की अवस्था लगातार बदलती रहती है। अवस्था कहने का मतलब कि जैसा हीट रहेगा वैसा ही क्या होगा, वाष्प बन के उड़ेगा। फिर कहता है क्या चीज, सतह जल से शुरू होकर पानी वाष्पीकरण के जरिए गैसीय अवस्था में बदल जाता है। वाष्पीकरण मतलब मान लीजिए यहाँ जल है, हीट हुआ मतलब धूप पड़ा है यहाँ ऐसे करके, मान लीजिए धूप पड़ा है जल पर और ये क्या बन गया, वाष्प, ठीक है, वाष्प बन के क्या हो गया, उड़ गया। फिर गैसीय अवस्था में क्या होता है, बदल जाता है। ऊपर जाके फिर क्या होता है, जम जाएगा या संघनन होकर क्या होगा, बादल के रूप, बादल रहता है, बादल संघनन के होकर के क्या होगा, बारिश देगा। फिर हमको वही जल हमको क्या प्योर मिलेगा। फिर कहता है इसके बाद जल वाष्प ठंडा होकर संघनित हो जाता है। क्या होता है, ठंडा होकर संघनित होता है, मतलब वर्षा नीचे से करके नीचे आता है। फिर कहता है बादल बनता है, क्या होता है, संघनित हो जाता है और बादल बनता है। फिर कहता है फिर बादलों से बारिश, बर्फीली बारिश, ओले, बर्फ या ओले के रूप में पानी पृथ्वी पर गिरता है। क्लियर है, तो पानी ऐसे ही रिवर्स होते रहता है, मतलब ऐसे जाना है फिर ऐसे आना है, प्रक्रिया देख ही ली है। फिर कहता है का चीज, इस पानी का कुछ हिस्सा पृथ्वी सोख लेती है और शेष बहता हुआ नालों नदियों से होता हुआ समुद्र में वापस पहुंच जाता है। क्लियर है, तो मान लीजिए कुछ हिस्सा धरती पर गिरेगा तो धरती क्या ऑब्जर्व कर लेगा, बचा हुआ पानी धूप होगा तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण के माध्यम से क्या ऊपर ठंडा होकर के क्या हो जाएगा। फिर देखिएगा ठंडा होकर क्या होता है, संघनित हो जाता है और बादल बनता है और फिर क्या कहता है, फिर बादलों से क्या होती है, बारिश होती है। और जो मान लीजिए ऊपर जो जम जाता है तो जमने के बाद क्या होता है, बर्फ जो होता है क्या चीज होता है, टूट जाता है। तो टूटने के बाद बर्फीली बारिश होता है, ओले गिरते हैं। क्लियर है, इसको समझने के लिए, इसको समझाने के लिए ज्योग्राफी का क्लास उसमें बहुत अच्छे से तरीके से समझाया गया है। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं केवल 6 क्लास तक ही। क्लियर है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। 6 चैप्टर है, सॉरी 16 चैप्टर है एससीईआरटी का, तो 6 क्लास तक ही बात करते हैं, 6 कक्षा की बात करते हैं। क्लियर है, फिर कहता है क्या चीज, आगे देखते हैं। फिर कहता है जल चक्र में शामिल मुख्य प्रक्रियाएं वाष्पीकरण, वाष्पसर्जन, संघनन और क्या चीज, वर्षण, अपवाह। क्लियर है, अब यहाँ देखते ही हैं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ महासागर है, क्या है, महासागर है। मान लीजिए महासागर है में पानी क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया। क्या हो गया, वाष्पीकरण। अब यहाँ देखिएगा ये जो है बादल, क्या है, बादल, संघन एवं बादल बन गया है। क्या हो गया, अब मान लीजिए यहाँ पे हवा है, हवा से यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। क्या आ गया, यहाँ आ गया। अब ये मान लीजिए अभी क्या करेगा, कि वर्षा करेगा। क्या करेगा, वर्षा करेगा। समझ में आ गया होगा कि क्या करेगा, वर्षा करेगा। अब हिम है मतलब कि ठंडी है, यहाँ जल बहाव मतलब कि यहाँ पे वर्षा हुआ तो ऐसे करके बहेगा, बह करके फिर हमारा कहाँ महासागर में मिल जाएगा। मतलब हम लोग का भूमिगत मान लीजिए कुछ क्या चला जाएगा, धरती के धरातल में चला जाएगा। क्लियर है, तो कुछ पेड़ पौधा से होते हुए आएगा, तो पेड़ पौधा पर पड़ते हुए नीचे आएगा, कुछ पानी जमीन सोख लेगा, जमीन सोखने के बाद कुछ क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, फिर धूपा होगा, फिर क्या हो जाएगा, यही प्रक्रिया का चीज
संघनन हो जाएगा मतलब वाष्पीकरण होकर फिर संघनन होगा, फिर क्या होगा, संघनन, फिर वर्षा होगा, फिर इस प्रक्रिया कंटिन्यूअसली जारी रहेगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे कहता है जल चक्र में पानी का भौतिक अवस्था में बदलाव हो जाता है। किसमें बदलाव होता है, भौतिक अवस्था। देखिएगा जल एक खींचा करके गया है या जल फिर हमको मिलेगा। क्लियर है। लेकिन अनप्योर रहता है, हमको प्योर मिलता है, बस अंतर ही है। क्लियर है। फिर कहता है जल चक्र में पानी एक जलाशय से दूसरे जलाशय में जाता है। क्या होता है, जल चक्र में पानी एक जलाशय से दूसरे जलाशय में जाता है। मान लीजिए महासागर से उठा या किसी नदी तालाब से उठा है और कहीं ऐसा नहीं है कि वहीं जाके वर्षा होगा, ठीक है, संगणन होगा, कहीं कहीं भी जाके हो सकता है। क्लियर है। फिर कहता है जल चक्र में पानी की अवस्था लगातार बदलती रहती है। क्या रहती है, लगातार बदलती रहती है, लेकिन वायुमंडल में पानी की मात्रा क्या रहती है, स्थिर रहती है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है जल चक्र का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोलॉजिकल चक्र है। याद रखिएगा, दोबारा रिपीट कर दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है, क्वेश्चन करते हैं। फिर कहता है क्या चीज, जल वाष्प का संघटित होकर जल की बूंदों में बदलना क्या कहलाता है। देखिएगा जल कणिका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। देखिएगा फिर आगे कहता है वायु में तैरती जल कणिकाएं किस रूप में दिखाई देती है, तो किस रूप में, तो बादलों के रूप में दिखाई देती है। किस रूप में, बादलों के रूप में दिखाई देती है। चलिए आगे देखते हैं। जलवाष्प किसे कहते हैं, तो जलवाष्प पानी ऊपर उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जलवाष्प कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। कहता कची है वायु में जल कैसे प्रवेश करती है, तो वाष्पन एवं संघनन द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। कहता क्या चीज है, जल वाष्प किसे कहते हैं, तो कहता है पानी ऊपर उड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, जल वाष्प कहते हैं। क्लियर है। चलिए आज का क्लास यहीं तक। आई होप कि आपको एससीईआरटी कक्षा 6 का अध्याय 16 का जल चक्र एवं जल आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि 6 to 12 एससीईआरटी का लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी एससीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है, न कि एससीईआरटी पर आधारित आपको बुक पढ़ के दिखाया जा रहा है। जो समझाने लायक क्वेश्चन है उसको समझाया भी जा रहा है। क्लियर है, कि आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो सके। क्लियर है, तब तक के लिए जय हिंद।